वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 23 के सभी MCQs की 100% तैयारी कर पाऊँगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 23 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है गोरे ग़रीबा और इसके शायर हैं अली हैदर नज़्म तबातबाई। तो अली हैदर नज़्म तबातबाई ने नज़्म गोरे ग़रीबा एक इंग्लिश पोएम से उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखी है। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में समझेंगे, फिर नज़्म से मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी और फिर लास्ट में नज़्म किसे कहते हैं इस बात से मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, अली हैदर नज़्म तबातबाई की पैदाइश कब हुई, 1852 या 1853? तो अली हैदर नज़्म तबातबाई की पैदाइश 1853 में हुई। अली हैदर नज़्म तबातबाई का इंतकाल कब हुआ, 1921 या 1933? तो अली हैदर नज़्म तबातबाई का इंतकाल 1933 में हुआ। अगला सवाल है, अली हैदर नज़्म तबातबाई कहाँ पैदा हुए, लखनऊ में या पंजाब में? तो अली हैदर नज़्म लखनऊ में पैदा हुए। अली हैदर नज़्म तबातबाई ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, अलीगढ़ से या लखनऊ से? तो अली हैदर नज़्म तबातबाई ने इब्तिदाई तालीम लखनऊ से हासिल की। नज़्म तबातबाई के वालिद लखनऊ के नवाब देश के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, नवाब वाजिद अली शाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे या नवाब मुतमद्दुन-उद-दौला आगा मीर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? तो नज़्म तबातबाई के वालिद लखनऊ के नवाब मुतमद्दुन-उद-दौला आगा मीर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई का रिश्ता नवाब वाजिद अली शाह से क्या था? वो नवाब की बीवी के फूफीज़ाद भाई थे या मामूज़ाद भाई थे? तो नज़्म तबातबाई वाजिद अली शाह की बीवी के फूफीज़ाद भाई थे। अगला सवाल है, 1868 में नज़्म तबातबाई अपने वालिद के साथ कहाँ गए, मटिया बर्ज कलकत्ता या हसीन महल कलकत्ता? तो 1868 में नज़्म तबातबाई अपने वालिद के साथ मटिया बर्ज कलकत्ता गए। अगला सवाल है, मटिया बर्ज पहुँचकर नज़्म तबातबाई ने कौन सी तालीम हासिल की थी, दरसे निज़ामी की या फिर फ़लसफ़े की? तो मटिया बर्ज पहुँचकर नज़्म तबातबाई ने दरसे निज़ामी की तालीम हासिल की थी। अगला सवाल है, 1887 में नज़्म तबातबाई तलाशे माश के लिए कहाँ गए, हैदराबाद या इलाहाबाद? तो 1887 में नज़्म तबातबाई तलाशे माश यानी कि नौकरी की तलाश में इलाहाबाद गए। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई हैदराबाद में कौन से कुतुब खाना में मुहतमिम रहे? सॉरी, इलाहाबाद नहीं, हैदराबाद गए थे 1887 में नज़्म तबातबाई। अगला सवाल है, हैदराबाद पहुंचकर इन्होंने कौन से कुतुब खाना में काम किया था? तो इन्होंने कुतुब खाना आसिफिया के अंदर काम किया था हैदराबाद पहुंचकर। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई के किस कॉलेज में अरबी फ़ारसी के लेक्चरर बने, फिर उर्दू के उस्ताद की हैसियत से खिदमतें अंजाम दी, निज़ाम कॉलेज हैदराबाद या निज़ाम कॉलेज लखनऊ? तो निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में नज़्म तबातबाई अरबी फ़ारसी के लेक्चरर बने और फिर उर्दू के उस्ताद की हैसियत से खिदमतें अंजाम दी। अगला सवाल है, 1918 में नज़्म तबातबाई देश से वाबस्ता हुए और फिर आखिर तक यहाँ मुख्तलिफ़ इल्मी और अदबी खिदमात अंजाम देते रहे, दारुल तर्जुमा हैदराबाद से, दारुल तर्जुमा इलाहाबाद से? तो 1918 में नज़्म तबातबाई दारुल तर्जुमा हैदराबाद से मुंसलिक हुए और यहाँ से इन्होंने मुख्तलिफ़ अदबी खिदमातें अंजाम दी। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई का इंतकाल कहाँ हुआ, लखनऊ में, हैदराबाद में? तो नज़्म तबातबाई का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। नज़्म तबातबाई वसीउल मुतल्ला शख्स थे। उन्हें उर्दू के अलावा और कौन सी ज़ुबानों पर कुदरत हासिल थी, यानी कि उर्दू के अलावा और कौन सी ज़ुबानें बहुत अच्छी तरह आती थी? अरबी फ़ारसी और अंग्रेज़ी, अरबी फ़ारसी और ईरानी? तो नज़्म तबातबाई को उर्दू के अलावा अरबी फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर कुदरत हासिल थी। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई को देश से ख़ास दिलचस्पी थी, फ़ल्कियात और इल्म उरूज से, फ़लसफ़े और इल्म उरूज से? तो नज़्म तबातबाई को फ़ल्कियात और इल्म उरूज से ख़ास दिलचस्पी थी। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई ने दीवान गालिब के जो शरह शाये की थी उसकी क्या खसूसियत थी? अशार का तनक़ीदी मुकालमा पेश किया था, अशार को यकजा करके उनकी तारीफ़ बयान की थी।
تو نظم طباطبائی نے دیوان غالب کی جو شرح شائع کی تھی اس کی خاصیت تھی کہ انہوں نے ان اشعار کا تنقیدی مکالمہ پیش کیا تھا۔ اگلا سوال ہے نظم طباطبائی کی شہرت کا پہلی باعث کیا تھا؟ دیوان غالب کی شرح بنا، اور دوسری کیا چیز ان کی شہرت کا باعث بنا؟ نظم گورے غریبہ یا نظم آرزو آزادی؟ تو پہلی وجہ کیا تھی ان کی شہرت کا؟ دیوان غالب کی شرح، اور دوسری وجہ تھی نظم گورے غریبہ۔ اگلا سوال ہے نظم طباطبائی نے گورے غریبہ نظم کا ترجمہ کس انگریزی کے شاعر کی نظم سے کیا ہے؟ تھامس گرے یا تھامس اسمتھ؟ تو نظم طباطبائی نے گورے غریبہ نظم کا ترجمہ انگریزی شاعر تھامس گرے کی نظم سے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے نظم گورے غریبہ کا انگریزی نام کیا ہے؟ تو انگریزی نام ہے ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچیارڈ، کیونکہ غریبہ قبرستان کو ہی کہتے ہیں۔ نظم طباطبائی نے گورے غریبہ میں نظم کی حیت کا ایک نیا تجزیہ کیا۔ نظم کا ہر بند انگریزی ڈیش کی حیت سے یعنی کہ بناوٹ سے لکھا گیا، اسٹینزا کی حیت سے یا لفظ کی حیت سے۔ تو انگریزی اسٹینزا کی حیت سے اس نظم کو لکھا گیا ہے، یعنی کہ 4 لائنوں کے اندر پیرا بنا کر اس نظم کو لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے گجر سے کیا مراد ہے؟ جھنڈا یا گھنٹا؟ تو گجر کا مطلب ہوتا ہے گھنٹا۔ طائر سے کیا مراد ہے؟ پرندہ یا پھر مور؟ تو طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ۔ اگلا سوال ہے جرس سے کیا مراد ہے؟ باجا یا پھر گھنٹی؟ تو جرس کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی۔ اگلا سوال ہے کتابہ سے کیا مراد ہے؟ سنگ مرمر پر لکھی ہوئی عبارت یا لکڑی پر لکھی ہوئی عبارت؟ تو کتابہ کا مطلب ہے سنگ مرمر پر لکھی ہوئی عبارت۔ اگلا سوال ہے خانمہ سے کیا مراد ہے؟ گھر یا پھر آنگن؟ تو خانمہ کا مطلب ہے گھر۔ دہقان سے کیا مراد ہے؟ گاؤں میں رہنے والا کسان یا گاؤں میں رہنے والا مسافر؟ تو دہقان کا مطلب ہے گاؤں میں رہنے والا کسان۔ اگلا سوال ہے ہو سے کیا مراد ہے؟ سناٹا یا تاریکی؟ تو ہو کا مطلب ہوتا ہے سناٹا۔ بوم سے کیا مراد ہے؟ الو یا پھر چیل؟ تو بوم کا مطلب ہوتا ہے الو۔ اگلا سوال ہے عزلت سے کیا مراد ہے؟ تنہائی یا تاریکی؟ تو عزلت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی۔ اگلا سوال ہے گور سے کیا مراد ہے؟ قبر یا پھر آنگن؟ تو گور کا مطلب ہے قبر۔ خیابہ سے کیا مراد ہے؟ چمن یا پھر پنگھٹ؟ تو خیابہ کا مطلب ہوتا ہے چمن یعنی کہ باغ۔ اگلا سوال ہے گلے گشت سے کیا مراد ہے؟ باغ کی سیر یا پھولوں کی مہک؟ تو گلے گشت کا مطلب ہوتا ہے باغ کی سیر۔ اگلا سوال ہے نظم طباطبائی کہتے ہیں کہ صبح رخصت ہو رہی ہے اور دیش پر شام چھا رہی ہے، گھر پر یا قبرستان پر؟ تو آنسر ہوگا قبرستان۔ اگلا سوال ہے نظم کہتے ہیں شام کے وقت جانوروں کے گلے چراگاہوں سے واپس آ رہے ہیں، کسان بھی خوشی خوشی اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، اس قبرستان کے ویرانے میں میرے علاوہ ڈیش ہے جو اپنے گھر واپس جا رہے ہیں، مردے یا پھر پرندے؟ تو آنسر ہوگا پرندے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے نظم طباطبائی کہتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا اور دنیا نظر سے چھپتی جا رہی ہے، آنکھ اٹھا کر جدھر دیکھیے بس ایک ڈیش کا عالم ہے، ہو کا یا پھر تاریکی کا؟ تو آنکھ اٹھا کر دیکھیے بس ایک ہو کا عالم ہے، یعنی کہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے قبرستان میں۔ اگلا سوال ہے نظم طباطبائی ہو کے عالم میں کس چیز کے بے وقت کی بھیروی بتا رہے ہیں؟ بندروں کی یا پھر مکھیوں کی؟ تو نظم طباطبائی ہو کے عالم میں مکھیوں کی بھیروی بتا رہے ہیں، یعنی کہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ اگلا سوال ہے نظم طباطبائی نے گنبد پر تنہا بیٹھے کس پرندے کا ذکر کیا ہے؟ باز کا یا پھر الو کا؟ تو نظم طباطبائی نے گنبد پر تنہا بیٹھے الو کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے نظم طباطبائی کہتے ہیں کہ ڈیش لوگوں ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھو، جن کے سر میں نوابی کا گھمنڈ تھا یا جو بہت آلسی تھے؟ تو نظم طباطبائی کہتے ہیں کہ جن کے سر میں نوابی کا گھمنڈ تھا، لوگوں ان کو ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ اگلا سوال ہے
नज़्म तबातबाई कहते हैं कि खुदा ही जानता है कि कैसे कैसे देश लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं, साहिब दिल और जयाले या फिर नवाब। तो नज़्म तबातबाई कहते हैं कि खुदा ही जानता है कि इस कब्रिस्तान में साहिब दिल और कैसे कैसे जयाले लोग दफन हैं। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई किन लोगों की हड्डियों की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें हिकारत से देखने को मना करते हैं, मज़दूरों की या फिर नवाबों की? तो आंसर होगा मज़दूरों की हड्डियों की तरफ देखने को हिकारत से मना करते हैं। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई किन्हें हसरत भरी नज़र से देखने को कह रहे हैं, नवाबों की कब्रों को या मज़दूरों की टूटी हुई हड्डियों को? तो नज़्म तबातबाई मज़दूरों की टूटी हुई हड्डियों को हसरत भरी निगाह से देखने को कह रहे हैं। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई किस रास्ते से गुजरने पर ठंडी सांस भरने को कह रहे हैं, कब्रिस्तान या फिर महल? तो नज़्म तबातबाई कब्रिस्तान से गुजरते वक्त ठंडी सांस भरने को कह रहे हैं। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई को कौन सी हकीकत पर गौर करने को कह रहे हैं जिससे लोग अपना अंजाम नज़र आ जाए? अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई को कौन सी हकीकत पर गौर करने को कह रहे हैं जिससे लोगों को अपना अंजाम नज़र आ जाए? मरने वालों की हकीकत पर गौर करने को कह रहे हैं या मज़दूरों की हकीकत पर? तो मरने वालों की हकीकत पर गौर करने को कह रहे हैं लोगों से, ताकि उनको अपना भी अंजाम नज़र आ जाए। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई मरने के बाद किसके मिलने आने की बात कहते हैं, दोस्त के या किसान के? तो दोस्त के मिलने के आने की बात कहते हैं मरने के बाद नज़्म तबातबाई। अगला सवाल है, कब्र पर मरने के बाद जब दोस्त आया तो किसान ने मरे हुए शख्स के बारे में क्या कहा? इनका सबसे पर फिरना हमारी आंखों में है, ये बहुत बड़े नवाब हैं। तो किसान ने कहा कि ये जो शख्स मर गए हैं, इनका सबसे पर घूमना अभी भी हमारी आंखों के अंदर है, ये किस तरह से घूमते थे? अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई कहते हैं कि मरहूम अलियत सुबह यहाँ बाग की सैर करने आता था और कुछ दिन की बात है कि वो डैश के किनारे टहल रहा था, मैदान के किनारे या नदी के किनारे? तो मरहूम नदी के किनारे टहल रहा था। किसान ने यह बात मरहूम के दोस्त को बताई। अगला सवाल है, नज़्म तबातबाई उम्र रसीदा किसान के हवाले से कहते हैं कि ये मरहूम साहिब इस मैदान में फिरते नज़र नहीं आए, फिर दूसरे दिन देखा पर नज़र ना आए, देश में से तलाश किया पर वे फिर भी नज़र ना आए, खेत में तलाश किया या फिर बाग में तलाश किया? तो बाग में तलाश किया, जब भी ये मरहूम हमें दिखाई ना दिए, किसान ने बताया। अगला सवाल है, मामर किसान बताता है कि तीसरे दिन क्या देखता हूँ कि कुछ लोग कलमा शहादत पढ़ते हुए एक जनाजा लेकर आते हैं, तुम्हें पढ़ना तो आता होगा, इस कब्र पर लगे डैश को देख लो, खुतबे को या फिर तख्ते को। तो इस खुतबे पर लिखे हुए कब्र पर लगे हुए खुतबे को देख लो, तुम्हें इनका नाम पता चल जाएगा। किसान ने मरहूम के दोस्त से ये बात कही थी। अब अगला सवाल है, उम्र रसीदा किसान आखिरी कलमात अदा करते हुए कहता है कि खुदा बख्शे इस मरने वाले को एक दोस्त की तलाश में था, तो बस डैश इसका दोस्त निकला, खुदावंद करीम या फिर तुम? तो आंसर होगा खुदावंद करीम इस मरहूम का दोस्त निकला, ये एक दोस्त की ही तलाश में था। अगला सवाल है, लोहे तरबत से क्या मुराद है? कब्र पर लगा हुआ नाम का तख्ता, कब्र के पैरों में रखा हुआ पत्थर? तो लोहे तरबत का मतलब है कब्र पर लगा हुआ नाम का तख्ता। अब है नज़्म से मुतालिक अहम सवालात। नज़्म कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का या फिर फ़ारसी का? तो नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, लुग़त में नज़्म के क्या मायने हैं, तारीफ़ करना या लड़ी में मोती पिरोना? लुग़त यानी कि डिक्शनरी में नज़्म के मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना। अगला सवाल है, नज़्म के दूसरे मायने क्या हैं, इज़हार बयान या इंतज़ाम, तरतीब या आराइश? तो नज़्म के दूसरे मायने हैं इंतज़ाम, तरतीब या फिर आराइश के। अगला सवाल है, अदबी इस्लाह में नज़्म का लफ्ज़ कितने मायनों में इस्तेमाल होता है, 2 में या फिर 4 में? तो अदबी इस्तिलाह में नज़्म लफ्ज़ 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, अदबी इस्तिलाह में नज़्म के कौन से 2 मायने हैं,
नस्र की ज़िद है, ये पहली बात। तो नज़्म क्या है? नस्र का अपोजिट है। देखो उर्दू लिटरेचर के आपकी बुक के दो पार्ट हैं, एक है नस्र और एक है नज़्म। तो नस्र किसे कहते हैं? जो नज़्म नहीं है। तो इस तरह से अदबी इस्तिलाह में नज़्म क्या है? नस्र की ज़िद है, मुतज़ाद है और मफ़हूम मखसूस और महदूद है इसका। ठीक याद रहेगा कि अदबी इस्तिलाह में नज़्म के कौन से दो मायने हैं? पहला नस्र की ज़िद और दूसरी बात की इसका नज़्म का मफ़हूम मखसूस होता है और महदूद होता है। अगला सवाल है, नज़्म शायरी की कौन सी सिन्फ को कहते हैं? तो नज़्म शायरी की सिन्फ यानी कि कौन से प्रकार को कहते हैं? यानी कि तवील को कहते हैं, या फिर जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाए। तो नज़्म शायरी की वो किस्म है जिसमें किसी ख़ास मौजू, किसी ख़ास टॉपिक पर तसलसल के साथ अपने ख़यालों का इजहार किया जाए। अगला सवाल है, नज़्म आम तौर पर किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ होती है। ख़ास सूरतों में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा डेश भी हो सकते हैं। तो ख़ास सूरतों के अंदर किसी भी नज़्म में एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं, मौज़ूआत हो सकते हैं, मतले नहीं। यानी कि एक ही नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत हो सकते हैं, उन्वान हो सकते हैं। अगला सवाल है, नज़्म के लिए डेश का होना ज़रूरी होता है, मतले का, मक्ते का या काफ़िए का? तो किसी भी नज़्म के लिए तो काफ़िए का होना ज़रूरी होता है। अगला सवाल है, पूरी नज़्म का ताना बाना किसके गिर्द घूमता है? तो पूरी नज़्म का ताना बाना मरकज़ी ख़याल के गिर्द घूमता है। किसी भी नज़्म के लिए मरकज़ी ख़याल का होना ज़रूरी होता है और नज़्म का ताना बाना किसके इर्द गिर्द घूमता है? मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द घूमता है। अगला सवाल है, तवील नज़्मों में इर्तिका वाज़ा होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में ये अक्सर व बेशतर एक डेश की शक्ल में उभरता है, तासुर की शक्ल में या अशआर की शक्ल में। तो तवील नज़्मों में इर्तिका वाज़ा होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में ये इर्तिका एक तासुर की शक्ल में उभरता है। अगला सवाल है, नज़्म की खसूसियात की बिना पर कहा जाता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी की जितनी भी इसनाफ हैं वो सब डेश हैं। समझ में आया कि नज़्म की खसूसियात की बिना पर क्या कहा जाता है कि गज़ल के अलावा उर्दू में जितनी भी शायरी है वो सभी नज़्म की कैटेगरी में आती है। अगला सवाल है, सिन्फ़े सुख़न के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तस्वीर है, इसलिए अक्सर नज़्म के लिए डेश की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो नज़्म के लिए नज़्म जदीद की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है सिन्फ़े सुख़न के शायरी के लिहाज से। अगला सवाल है, हैयत यानी कि बनावट के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से नज़्म की 3 किस्में हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़्म को पाबंद नज़्म कहते हैं, जिसमें मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे, तमाम लाइनें वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो। तो बिना काफ़िए वाली नज़्म को क्या कहते हैं? जिसमें काफ़िया नहीं होता है तो उसको नज़्म मुअर्रा कहते हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, तो ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? नज़्म मुअर्रा कहते हैं। मैंने ऊपर वाले ऑप्शन में टिक कर दिया था, नज़्म मुअर्रा कहेंगे जिसके अंदर काफ़िया ना हो। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो और बहर के इस्तेमाल में मुरवज्जा उसूलों का लिहाज रखा जाता है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं, जिसके अंदर ना काफ़िया होता है ना मुरवज्जा उसूलों की पाबंदी की जाती है। तो ऐसी नज़्म क्या कहलाती है? आज़ाद नज़्म कहलाती है। और जिस नज़्म में काफ़िया नहीं होता है उसको नज़्म मुअर्रा कहते हैं।